हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं द गेट ऑफ मिस्टिकल रेल्म के पहले एपिसोड के बारे में। ये एक फैंटेसी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट बेस्ड चाइनीज डोंगहाओ है जिसके अंदर फुल ड्रामा, इमोशंस और एक्शंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का एपिसोड शुरू होता है एक गाथा से, जिसके अंदर कोई बता रहा होता है कि ग्रेट ची एम्पायर तियानियो के 9वें साल से पहले एक स्पिरिट ऑफिसर ने कोर्ट को रिपोर्ट दिया कि ईस्ट सी के अंदर आसमान से कोई एलियन ऑब्जेक्ट गिरा था और उस ऑब्जेक्ट की वजह से 20 से भी ज्यादा आइलैंड जो समुद्र के पास थे वो डूब गए हैं एंड कोस्टल कंट्रीज पूरे तबाह हो गए हैं। हजारों लोग और पशु मारे गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग उस तबाही को भूल चुके हैं। आज फैंगचेंग फिर से एक बिजी शहर बन चुका है, बाजार फिर से रोशनियों से भर चुके हैं। पर असली कहानी इस रिबिल्ड शहर के पीछे छुपे हुए राज के बारे में है। अब हम आ जाते हैं जिन फैमिली का मैनर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आकर जोरदार से दरवाजा पीट रहा होता है। कोई अंदर से कह रहा होता है कि इतनी क्या बड़ी आपदा आई है कि तुम दरवाजा इतने जोर से मार रहे हो। तभी दरवाजा खोलने के बाद एक जीफेंग नामी बंदा कहता है कि हमारे मास्टर शीतिंग को कुछ हो गया है, वो हमें बेहोश मिले थे। उसे अंदर लाया जाता है, तभी दिखाया जाता है कि उसके गले के ऊपर एक मार्क होता है। इस मार्क की मिस्ट्री हमें आगे चलकर मालूम होने वाली है। तभी बहुत सारे मेड्स जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है कि उसे क्या हुआ है। छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम जी यूहान होता है, जो कि शीतिंग की बेटी होती है। एंड एक औरत को वहाँ पर उदास बैठे दिखाया जाता है, जो कि जीशेंग की वाइफ होती है, जिसका नाम जिनजेन होता है। तभी डॉक्टर बाहर आता है, जिस पर जीशेंग की पत्नी उसे पूछती है कि उसके पति की क्या हालत है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि हम उसे बचा नहीं पाए। जिस पर सुनने के बाद उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर जाता है। तभी वो अपने आप को संभालते हुए उस बेड के ऊपर जा बैठती है। तभी उसकी बेटी अपने पिता के पास चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड शिंग परिवार का मेन घर दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी, जहां पर शेंग परिवार का हेड उसी आदमी से सवाल जवाब कर रहा होता है, जो कि जीशेंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो पूछ रहा होता है कि क्या सच में जीशेंग ने बॉर्डर को विदाउट परमिशन पार किया था, एंड जब वो तुम्हें बेहोश मिला तो उसके ऊपर वो निशान मौजूद था या नहीं। तभी उनकी बातों को सुनकर वो नौकर कहता है कि सरकार ये सब सही है। तभी वो जिन परिवार का सदस्य उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। जब वो वापस लौट ही रहे होते हैं कि कोई आकर उन्हें मार देता है। इसे ये पता चलता है कि कुछ ऐसा सीक्रेट है जो जिन परिवार नहीं चाहता कि वो उनके परिवार से बाहर चला जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड मुखिया और शीतिंग की पत्नी का दिखाया जाता है, जिसमें मुखिया उसे कह रहा होता है कि हम किसी बाहरी वाले को ची रिफाइनिंग पिल नहीं दे सकते। जिस पर शीतंग की वाइफ कहती है कि वो कैसे बाहर वाला हो गया, वो तो शीतंग का बेटा है एंड योयन का बड़ा भाई है। तभी मालूम होता है कि वो जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो इस औरत के सौतेला बेटा है। मुखिया कहता है कि अब तो शीत्यांग मारा जा चुका है एंड हमें उसके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जिस पर वो औरत कहती है कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं उस लड़के को गोद लेती हूँ। अब तो तुम्हें उसे वो पिल देना ही पड़ेगा। क्या तुम उसके पिता के एहसानों को भूल गए हो? उसी की वजह से आज तुम्हारी वैल्यू मार्केट में इतनी बढ़ गई है एंड तुम्हारे खजाने भरे जा चुके हैं।
اس کو مرے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا اینڈ ابھی سے تم اس کے بیٹے کے ساتھ سارے رشتے توڑ رہے ہو. اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو سوچو کہ تمہاری فیملی کی کتنی بدنامی ہوگی. جس پر وہ مکھیا بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. تبھی وہاں پر جنو نامی ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ جن فیملی کا 5th چائلڈ ہوتا ہے, جو کہ پیٹریارچ کا ایک سندیش لایا ہوتا ہے جس میں اس سے یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ اگر اس بچے کے پاس ایک واریر بننے کا ہنر ہے تو اسے وہ پل ضرور دینی ہوگی. جس پر مکھیا بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے, بٹ وہ 5th سن اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پیٹریارچ کا فائنل ڈیسیژن ہے, تم اس کے خلاف نہیں جا سکتے, اپنے آپ کو تھوڑا شانت کرو. تبھی وہ عورت اس 5th سن کا تھینکس کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے. جب وہ باہر آتی ہے تو ایک نوکر کو آدیش دیتی ہے کہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اینڈ اپنے ساتھ کچھ طاقتور سپاہیوں کو بھی اکٹھا کرو. اس کا کیا راز ہے ہمیں آگے تو معلوم ہو جائے گا. یہ سین شفٹ ہوتا ہے اینڈ شیان ویلیج کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہمارا مین لیڈر اپنے کزن کے ساتھ مچھلیاں اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے کزن کو کہتا ہے کہ بھائی اتنا کافی ہے, جس پر وہ کزن کہتا ہے کہ تمہیں تو اور زیادہ کھانا چاہیے, دیکھو تم کتنی کمزور لگ رہے ہو. تبھی کی بہن آتی ہے اینڈ ان کے ماں کو بلاتی ہے کہ ماں بھائی پھر سے مچھلیاں چرا رہا ہے. تبھی ان کی ماں یعنی شنمو کی آنٹی آتی ہے اینڈ وہ اس کے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم پھر سے مچھلی چلا رہے ہو. جس کو دیکھ کر چیمو کا کزن اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اینڈ وہ آنٹی آ کر باہر چیمو کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہوں, کچھ دیر میں وہ ریڈی ہو جائے گا, تب تک تم اپنی بہن کے ساتھ کھیلنا. جس پر اس کا کزن بھی خوش ہو کر بولتا ہے کہ کھانا کب ریڈی ہوگا. جس پر اس کی ماں اسے ڈانٹتے ہوئے چلاتی ہے کہ تم اپنے خود کے گھر میں ہی چوری کیسے کر سکتے ہو, تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی کنجوس ہوں کہ میں اپنے خود کے بیٹے کو ہی کچھ کھانے کے لیے نہ دوں. منظر کو دیکھ کر وہ بہن بہت ہی مزے لے رہی ہوتی ہے. تبھی وہ کزن کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, جب تک کھانا بنتا ہے تب تک ہم جا کر مچھلیاں پکڑ لاتے ہیں اینڈ جو مچھلیاں میں نے تم سے کھائی ہیں وہ تمہیں واپس لا کر دوں گا. یہ کہتے ہوئے وہ شیمو کو لے کر چلا جاتا ہے, جن کے پیچھے پیچھے ان کی بہن بھی چلی جاتی ہے. ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ ان کے انکل انہیں آہستہ جانے کی صلاح دیتے ہیں اور ان کی بہن کا خیال رکھنے کے لیے کہتے ہیں. جب وہ سمندر کے کنارے آ جاتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑے گا. یہ کہتے ہوئے وہ دونوں سمندر کے اندر ڈائیو کر دیتے ہیں. شیمو تو بس مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے, بٹ اس کا کزن تو وہاں پر گرے ہوئے شلز کو بھی اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. جس پر اس کے کزن کو کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, تم تو شلز کو بھی گن رہے ہو. جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی مچھلیوں کی شرط نہیں لگائی تھی, بس یہی کہا تھا کہ کون سب سے زیادہ چیزیں سمندر سے باہر لے آئے گا. جب یہ دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک شارک آ جاتی ہے. اسے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا کر اور گہرے پانی میں چلے جاتے ہیں. جب وہ شارک چلی جاتی ہے تو شنمو کا کزن اسے باہر آنے کی صلاح دیتا ہے. جب شنمو باہر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسے کسی کی درد سے بھری آواز آتی ہے جو اسے مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے. جب وہ پھر کر دیکھتا ہے تو ایک پتھر کے پیچھے ایک چیز گلو کر رہی ہوتی ہے. شیمو کا کزن تو باہر آ گیا ہوتا ہے, جس پر اس کی بہن اسے پوچھتی ہے کہ شیمو کہاں ہے. وہ کزن کہتا ہے کہ کیا ابھی تک وہ واپس نہیں آیا, وہ تو اتنے دیر تک پانی میں سانس کو نہیں روک سکتا, اسے اب تک جلدی باہر واپس آ جانا چاہیے تھا. یہ دونوں اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ شینمو تو اس مسٹیریس کے گلو کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک کلیمپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے, جسے دیکھ کر شیمو بھی گھبرا کر وہاں سے جانے لگتا ہے.
तभी उस क्लैंप में से एक मिस्टीरियस सी शक्ति आकर शिमो के बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसे वो उस क्लैंप के प्रोसेस में आ गया होता है। वो जाकर उस क्लैंप को बचा रहा होता है। उसे दिखता है कि उस क्लैंप में कोई एक प्राणी है जो कि उस पत्थर के अंदर सपड़ गया है, जिसे वो पत्थर को वहाँ से हटाकर उस क्लैंप को वहाँ से आजाद कराता है। बट अपनी सांस को बहुत देर तक रोके रखने की वजह से वो भी पानी में डूबने लगता है। जब वो बेहोश हो रहा होता है तो तभी उसे अपनी बचपन की यादें याद आ जाती हैं, जिसमें उसके पिता उसे छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं, जिन्हें वो बहुत से रोकने की कोशिश करता है। इन्हीं यादों में खोकर वो पानी की और गहराइयों में डूबता जा रहा होता है। तभी वो मिस्टीरियस सी लड़की जो कि उस क्लैंप में फंसी हुई थी, वो आकर शिमो का हाथ पकड़कर उसे पानी के बाहर ले आती है। शिमो पानी के बाहर आ जाता है, बट वो पानी के अंदर बहुत देर तक रहा होता है। सूरज भी ढलने वाला होता है। फिर उसके भाई बहन उसके मुंह से पानी निकाल देते हैं। जब वो होश में आता है तो वो उसके हाथों में रखे मोती को देखकर सोचता है, ये तो मुझे उस लड़की ने दिया है। तभी वो अपने कजिन को पूछता है कि क्या तुमने कोई लड़की को देखा, जिस पर उसका कजिन कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी भी लड़की को नहीं देखा है। क्या तुम अब भी सपने देख रहे हो? चलो बहुत वक्त हो गया है, हमें घर जाना चाहिए। ये कहते हुए वो सारे लोग घर जा रहे होते हैं। तभी उसका कजिन कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ा मोती है, चलो हम इसे बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं। जिस पर शिमो कहता है कि मुझे इसे नहीं बेचना। ये कहते हुए वो सारे लोग घर की तरफ दौड़ जाते हैं। जब वो घर को आकर देखते हैं तो वहाँ के हालात को देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। शिमो को कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। पूरा आसपास का माहौल तबाही से भरा हुआ होता है। उनकी बहन को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो तो अपने पिता को आज पकड़े गए मछलियों की संख्या बताते हुए खुश हो रही होती है। तभी शिमो का कजिन जाकर उसके पिता को पकड़ता है तो तभी उसके पिता बेसुध हालत में गिर जाते हैं। वो उनकी ये हालत को देखकर डर जाता है कि उसके पिता को किसने मारा। उनकी छोटी बहन तो इस नजारे को देखकर रोने लगती है। तभी वो उसे शांत कराकर उनकी माँ को ढूंढने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक मिस्टीरियस सा आदमी दिखता है एंड वो अपनी मैजिकल पावर से उन्हें घर के अंदर खींच लेता है। वे दिखाया जाता है कि वो आदमी उनकी माँ को तलवार की नोक पर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर सारे बच्चे डर रहे होते हैं। तभी वो पूछता है कि तुम में से शिमो कौन है। ये सुनकर उनकी माँ कहती है कि यहाँ से जल्द भाग जाओ। तभी वो आदमी उसके गले को काट देता है, जिसे देखकर शिमो का कजिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो तलवार वाला उसे बेरहमी से मार देता है। वो आदमी उनकी बहन को भी पकड़ लेता है, जिसे देखकर शिमो कहता है कि मैं शिमो हूँ, तुम्हें जो करना है मुझे करो एंड मेरी बहन को तो जाने दो। जिस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसे आजाद करता हूँ। एक कहकर वो उसे भी मार देता है। इस नजारे को देखकर शिमो गुस्से से उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो तभी वो आदमी उसे भी तलवार से मार देता है। जब वो उसे एक कोने में फेंक देता है तो तभी वहां पर लगी तेल को गिरा देता है ताकि आग लगकर ये सब के सब जलकर राख बन जाए। जब वो हथियारा यहाँ से चला जाता है तो शिमो के पास जो वो मोती था वो बाहर आ जाता है और जहाँ पर उसे वो जख्म हुआ था वहाँ से अंदर उसके बॉडी में चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद वो मोती अपनी सारी एनर्जी को बाहर रिलीज करता है, जिससे उसके अंदर एक मंकी जैसा कुछ स्पिरिट फॉर्म बनना शुरू होता है एंड उसकी वजह से उसका पूरा जख्म भी भर जाता है। तभी देर रात होती है एंड वो घर पूरा जलने लग रहा होता है। उसी वक्त वो जवान वहाँ पर आ जाता है जिसे शिमो के सौतेली माँ ने उसे वहाँ पर भेजा था।
वो इस घर के हालत को देखकर चिंता में आ जाता है कि मैं अब मालेडी को क्या जवाब दूं। तभी उन्हें वहाँ पर किसी चीज की चमकते हुए दिख जाता है। जब उसे गौर से देखते हैं तो वो कोई और नहीं है बल्कि शिमू के हाथ में मौजूद मोती ही चमक रहा होता है, जिसे देखकर वो सारे लोग शिमू को लेकर उस घोड़े गाड़ी में डाल देते हैं। वो सब लोग शौक में आ जाते हैं कि इतने बड़े हादसे के बावजूद भी शिमू कैसे बच गया। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं एंड शिमू को ये सपना आ रहा होता है कि उसके अंकल एंड आंटी उसे ज़ॉम्बी बनकर परेशान कर रहे हैं एंड वो अपनी मौत का जिम्मेदार शिमू को बता रहे हैं। तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। उसकी जब आंखें खुलते हैं तो उसके सामने बैठी हुई लड़की को वो अपनी कजिन सिस्टर मानता है। जब वो पूरा अपने होश आवाज में आता है तो देखता है कि उसके सामने कोई और लड़की बैठी है। वो उस लड़की को पूछ रहा होता है कि तुम तो याओयांग नहीं हो, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। तभी उसकी सौतेली माँ आकर उसे बताती है कि ये तुम्हारे पिता का घर है और मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी थी, इसीलिए आज के बाद तुम्हारा पूरा ख्याल मैं रखूंगी। मेरा नाम जयहन है और ये मेरी बेटी जयूहान है। उनके बातों को सुनकर शिनमू कहता है कि मेरा का तो मेरे सामने नाम ही मत लो। तभी उसे मालूम होता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसकी स्टेप मॉम और बताती है कि तुम्हारी पिता की मौत जिन फैमिली की वजह से हुई है। इस पर शिमू कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। वो और बताते हुए कहती है कि तुम्हारे पास तो अब बस दो ही रास्ते हैं, एक अपनी जिंदगी को आराम से गुजारो, दूसरा ये कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करो और चुनौतियों का सामना करो। वो मार्शल आर्ट्स के स्टेजेस बताते हुए कहती है कि टॉप ट्वाइंडल में है एंड तुम्हारे पिता भी एक टॉप मार्शल आर्ट्स थे। उन्हें हमेशा से तुम्हारी ही फिक्र थी क्योंकि तुम भी उन्हीं की तरह एक बीमारी से पैदा हुए हो जिसे प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इससे ये होता है कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो मजबूत दिख रही होती है बट अंदर से अंदर तुम्हारी बॉडी पत्थर की हो रही होती है। अब तुम्हारे पास तो बस एक ही रास्ता है कि तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करो एंड इस प्यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस को दबा सको। पैट्रियार्च ने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि वो इस डिसीज की गोली तुम्हें देंगे बट अभी तक वो हमें मिली नहीं है। तो बेहतर है कि तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ एंड अपने परिजनों के मौत का बदला लो। इसी तरह एक महीना गुजरता है एंड वो अपने अंकल आंटी एंड अपनी कजिन जाओयांग और जाओफेंग की कब्रों पर आता है और उनसे कसम खाकर कहता है कि मैं जरूर स्ट्रांग बनूंगा एंड तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे शिमू के मार्शल आर्ट्स की जर्नी को। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।